चलिए, आज हम शुरू करते हैं हमारी नई है जशन, जिसको हम बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कैसे हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस की। कैश की हम एग्जिस्टेंस को कैसे वेरीफाई करेंगे और कंप्लीटनेस को वेरीफाई करेंगे। जहां पर कैश होता है वहां पर सरप्राइज चेक तो होता ही होता है, कि क्यों ना हम सरप्राइजिंगली जाके वहां पर चेक कर ले कि कैश उतना पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, ये ध्यान रखना ऑडिटर को कि जब भी वो कैश वेरीफाई करने जा रहा है, कैश काउंट करने जा रहा है, तो उसके साथ एक कैशियर जरूर होना चाहिए। अब जो भी कंपनी है वो रफ कैश बुक अलग बनाएगी, फिर कैश बुक अलग बनाएगी। तो रफ कैश बुक एंड फिर कैश बुक अलग अलग होना चाहिए। और एक आईओयू रिसिट होनी चाहिए, मतलब अगर टेम्पररी एडवांस किसी भी एम्प्लॉय को दिया है तो उसमें एक रिसिट होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं आईओयू रिसिट। देन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, जो कि साइंड होनी चाहिए। और बीआरएस कैसे ऑडिटर वेरीफाई करेगा, चेक इशूड बट प्रेजेंटेड, नोट प्रेजेंटेड बट, ठीक है, नोट लगा लेना है यहाँ पे। फिर बैंक स्टेटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड, बाद की बैंक स्टेटमेंट को हम चेक कर सकते हैं। ऐसे चेक जो स्टेल हो गए, मतलब जो एक्सपायर हो गए हैं, वो भी हम वेरीफाई कर लेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, चेक डिपॉजिट तो हो गया बट बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। अमाउंट एंड चार्जेस में जो भी बैंक चार्जेस कटे हुए हैं वो भी हमें वेरीफाई करने पड़ेंगे। ऑब्टेन द कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक एंड एफआई, बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम कंफर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं फॉर द बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर इन द बैलेंस शीट। उसके बाद वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या होता है, फॉरेन करेंसी का क्लोजिंग रेट पे वैल्यूएशन होना चाहिए। डिस्क्लोजर्स शेड्यूल 3 के हिसाब से होना चाहिए। एंड बैंक विद बैलेंस विद बैंक, बैलेंस इन कैश ऑन हैंड, ईयर मार्क्ड में जो हमने स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए रखे हुए हैं वो हमें अलग से वेरीफाई करना पड़ेगा। और अगर कोई मार्जिन मनी है या सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी हमें अलग से शो करना पड़ेगा। रिपेट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, रिपेट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन होती है कि मतलब जो पैसा हम वापस विड्रॉ नहीं कर सकते वो भी हमें अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बैंक डिपॉजिट जो मोर देन 12 मंथ्स है वो भी हमें अलग से डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। नाउ इट्स टर्न टू इन्वेंट्री, की इन्वेंट्री को हम कैसे वेरीफाई करते हैं। अब इन्वेंट्री तीन तरह की होती है। पहला, जो हेल्ड फॉर सेल हो, जो इन प्रोसेस हो, और या फिर जो मटेरियल मतलब डब्ल्यू हो। तीन तरह की हमारी इन्वेंट्री हो सकती है। सबके एग्जिस्टेंस को हमें चेक करना है। जहां पर एग्जिस्टिंग की बात आती है ना, वहां पर हमारा टेस्ट काउंट तो आता है, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन तो आती ही है। और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री में हम क्या चेक करते हैं कि प्रॉपरली वो टैग होने चाहिए इन्वेंट्री, प्रॉपर प्लान के साथ वेरिफिकेशन हो रहा हो, सुपरविजन के साथ हो रहा हो, हर एक उस पे टैग पे प्राइस होना चाहिए। और मान लो कोई एम्प्टी बॉक्सेस ना हो, कोई पुरानी आइटम ना हो, उनके लिए उसको अलर्ट रहना पड़ेगा। थर्ड पार्टी स्टॉक अगर उसके पास पड़ा हुआ है तो वो एक्सक्लूड हो जाना चाहिए। अकाउंटिंग इंश्योर करना है, फिर कोई डिफरेंसेस आए तो वो भी हम इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे। एंड इन्वेंट्री लाइन विद थर्ड पार्टी, अगर कोई इन्वेंट्री ऐसे जो हमारे इन्वेंट्री कि थर्ड पार्टी के पास पड़ी है तो हम थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। और एंटी पीरियोडिक सिस्टम से एंटिटी ने पीरियोडिक सिस्टम यूज किया है या परपेचुअल सिस्टम यूज किया है वो भी हम वेरीफाई कर लेंगे। कंप्लीटनेस ऑफ इन्वेंट्री, एनालिटिकल प्रोसीजर, वेट वगैरह चेक कर लेंगे। कोई ओमिटेड ट्रांजेक्शन हमें लग रही है तो उसको टेस्ट कर लेंगे हम। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेंगे और रिकंसाइल भी कर लेंगे। राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री की राइट एंड ऑब्लिगेशन की बात आती है तो इसमें सिर्फ हम देखते हैं परचेज डॉक्यूमेंट, और परचेज डॉक्यूमेंट कंपनी के नाम पर होना चाहिए। ओके। और कोलेटरल एग्रीमेंट क्या होता है, अगर मान लो मैंने इन्वेंट्री अपनी कोलेटरल किसी और के पास रखी हुई है तो कोलेटरल एग्रीमेंट मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। मैंने कंसाइन किया हुआ है अपना माल तो कंसाइनमेंट एग्रीमेंट मुझे देखना पड़ेगा। उसको मटेरियल परचेज कमिटमेंट एग्रीमेंट, मतलब इतना माल मैं परचेज करूंगा ही करूंगा, तो मटेरियल परचेज कमिटमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं उसको, तो वो वेरीफाई कर लेंगे हम। अगर मेरी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई है तो उसकी डिक्लेरेशन ऑब्टेन कर लेंगे। और क्लाइंट की कोरेस्पोंडेंस भी ले लेंगे हम कि सारी इन्वेंट्री उन्होंने सही से डिस्क्लोज कर रखी है। वैल्यूएशन, ये एमटीपी में आया हुआ है आपकी बात, ठीक है। अब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड की वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम। अब बस तीनों में मतलब मोर ओवर बराबर ही है। कॉस्ट का एलिमेंट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, टेस्ट चेक, फॉलो वैल्यूएशन देख लेंगे। और कॉस्ट और एनआर विच लेस पे वो होना चाहिए। सेम वही एबनॉर्मल कॉस्ट इंक्लूड ना हुई हो, कैसे वैल्यू एडिशन मेजर हो रहे हैं वो हम देख लेंगे इसमें। फिनिश गुड तो वही, कॉस्ट के क्या क्या पार्ट बने हैं, कॉस्ट और एनआर विच लेस होना चाहिए। और वही बात है कि प्राइस लिस्ट हम देख लेंगे उसमें। ओके। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट देख लेंगे हम। और फिर जो हमारे प्रिंसिपल्स है कॉस्ट और एनआर विच लेस वो करेक्टली हमने लगाया हो। उसके बाद शेड्यूल 3 के हिसाब से हमें उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल अलग से, डब्ल्यूआईपी अलग से, फिनिश गुड अलग से, स्टॉक एंड ट्रेड अलग से, स्टोर्स एंड स्पेयर्स अलग से, और अदर्स अलग से। अगर हमारे गुड्स ऐसे जो ट्रांजिट में है तो वो भी हमें अलग से डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। और मोड ऑफ वैल्यूएशन क्या है वो भी हमें डिस्क्लोज सेपरेटली करना पड़ेगा।
उसके बाद प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होते हैं, मतलब हमें अगर पीपी रिकॉर्ड करना है तो किस तरह से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा जब उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे पास आता हो और वो मेजर रिलायबल, मतलब उसको मेजर कर सकते हो। फिर कॉस्ट कौन सी इंक्लूड होनी चाहिए, पहला जो एक्वायरिंग कॉस्ट है और जो उसको लेके आने तक की कॉस्ट है वो हमें सब्सिक्वेंटली इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। कॉस्ट के एलिमेंट क्या पड़ेगा, परचेज प्राइस ऐड होना चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, याद रखना कि अगर रिफंडेबल टैक्सेस है और जिनका हमें क्रेडिट ले लिया है रिफंड हो गया तो वो कभी भी इंक्लूड नहीं होते, बट अगर रिफंडेबल नहीं है तो वो सिर्फ इंक्लूड किए जाते हैं। फिर लोकेशन में लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी है वो भी, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट मतलब रिमूव उस साइट की क्लीनअप कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं कि वो मशीन लगाने के लिए पहले मुझे साइट क्लीन करनी पड़ेगी, तो वो भी हमें इसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये रीड करने का पॉइंट है कि क्या चीज पार्ट ऑफ कॉस्ट होते हैं, क्या चीज पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं होती। यहाँ आप जब अपना AS10 पढ़ते होगे जो आपका पीपीई का है तो उसमें भी आपको पता होगा। अब हम पीपी वेरीफाई कर रहे हैं तो कैसे वेरीफाई करेंगे हम, एंटिटी का प्लान देखना है, एप्रोप्रिएट सुपरविजन होना चाहिए, ये था हमारा विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस। फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए एसेट्स पे, ठीक है, फिक्स एसेट रजिस्टर हम चेक कर लेंगे, एडिशन अप टू डेट होना चाहिए, और कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं तो किस मैनर में वो बुक्स में डील करी हुई है वो भी हमें डिस्क्लोज प्रॉपरली करना पड़ेगा। कंप्लीटनेस में पीपी शेड्यूल हम देखेंगे, AS10 देखेंगे, जो डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट होती है ना वो कभी भी इंक्लूड इसमें नहीं होती, और इंश्योर करना ऑडिटर को कि वो इंक्लूड ना करी गई हो। ओके, फिर पीपी डिलीट हुई है तो देख लेंगे उसका रीजन क्या है, रेशनली क्या है, फिर प्रोसेस फॉलोड हुई है नहीं हुई है, और एक्यूरेटली सारी चीजें वो रिकॉर्ड करके, ये सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में क्या था, जैसे डेटर्स में प्रोविजन था वैसे पीपी में वैल्यूएशन का पार्ट हमेशा डेप्रिसिएशन पे आता है कि डेप्रिसिएशन प्रॉपर चार्ज होना चाहिए, मेथड देख लेंगे, इंपेयरमेंट असेसमेंट देख लेंगे, और AS28 की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी हो वो भी हमें देखना पड़ेगा। रिटर्न ऑब्लिगेशन के लिए तो कुछ भी नहीं है, देखो अगर हमने प्लेज कर रखी है तो चार्ज का रजिस्टर हम देख लेंगे, परचेज इनवॉइस देख लेंगे हम, कन्वेंस डीड देख लेंगे, ठीक है जी, और इसमें ये था, और ओरिजिनल टाइटल डीड कंपनी के नाम पर होनी चाहिए। डिस्क्लोजर ये सेल्फ कर लेना आप कि शेड्यूल 3 के हिसाब से करना होता है, ये हमारी पीपीई होती है। और अगर मान लो कोई भी अगर हमने राइट ऑफ की है, रिवैल्यूएशन किया, तो अगले 5 साल तक हमें वो शो करना पड़ेगा। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो आ सकती है, सुनो, कि मतलब कंपनी के पास ऐसी कोई पीपीई है, ऐसी कोई पीपीई है जो कंपनी के नाम पर नहीं है, टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं है, तो इस फॉर्मेट में हमें वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कौन सी लाइन ऑफ पीपीई है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कैरिंग वैल्यू क्या है, किसके नाम पर है, क्या प्रमोटर और डायरेक्टर के नाम पर है, और कौन सी डेट पर वो हेल्ड कर रखी है, एंड रीजन फॉर नॉट हेल्ड, क्यों उनके नाम पर नहीं है, क्यों उनके नाम पर नहीं है, ये मैं देखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर वो पीपी के टाइप्स कितने हैं, और अगर वो पीपी रजिस्टर्ड वैल्यूर के द्वारा वैल्यूड करी गई है तो वो भी हमें डिस्क्लोज सेपरेटली करना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? आफ्टर दैट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, दो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इसमें आएंगे। सबसे पहला जो प्रोग्रेस में है और जो सस्पेंड हो चुके हैं, ठीक है, तो उनको लेस देन 1 ईयर लगेगा पूरा होने में, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, तो हमें अमाउंट वाइज इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर हमारा कंप्लीशन या कॉस्ट ओवरड्यू चल रही है, मतलब लागत हमने बजट कुछ और किया था बट लग कुछ और रही है, तो वो भी हमें सेपरेटली इस फॉर्मेट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, और फिर कितने साल में पूरा हो जाएगा, और फिर उसका सेपरेटली अमाउंट हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स हमारे जैसे गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। ओके। और इंटेंजिबल एसेट होती कौन सी है, जो नॉन मॉनेटरी एसेट्स विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस को हम इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, जो हम किसी को रेंटल पे भी दे सकते हैं। डायरेक्टली इधर आओ एक बार। ये मुझे आपको बताना है कि मान लो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो परचेज, जैसे मान लो दो तरह की इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, एक वो जो हम परचेज करते हैं बाहर से, एक वो जो इनबिल्ट आती है इसमें, जैसे में लैपटॉप है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड है, तो क्या हम सॉफ्टवेयर को अलग और कंप्यूटर को अलग रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ कंप्यूटर रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ कंप्यूटर? तो क्या समझ आया इससे, अगर परचेज इंटेंजिबल एसेट्स है जो हमने एडिशनली परचेज करी है तो वो सिर्फ इंटेंजिबल में रिकॉर्ड होगी। अगर ऐसी एसेट्स है, ऐसी इंटेंजिबल है जो किसी हार्डवेयर के साथ जुड़ के आई है, मतलब हार्डवेयर उसके बिना चल ही नहीं सकता, तो उसमें हम हार्डवेयर को ही इंक्लूड
करते हैं एज एन एसेट्स। ठीक है जी। एग्जिस्टेंस में क्या देखेंगे हम, एक्टिव यूज में होनी चाहिए। ठीक है, एक्टिव यूज में नहीं है तो अमोर्टाइजेशन हो जाना चाहिए। कंप्लीटनेस में क्या देखेंगे हम, AS 24 की रिक्वायरमेंट, रिसर्च कोर्स नोट रिकॉग्नाइज, और सर्टिफिकेट देख लेंगे। अप्रूवल ली हो हमने, अगर उसको डिलीट कर दिया हो तो, हटा दिया हो तो, और अगर हमने उसको डिस्कार्ड किया इंटेंजिबल एसेट को, तो हम उसका रीजन देख लेंगे, ऑथराइजेशन देख लेंगे, और प्रोसेस भी देख लेंगे। वैल्यूएशन, अमोर्टाइजेशन, जैसे पीपी में क्या था वैल्यूएशन में, डेप्रिसिएशन, वैसे इंटेंजिबल में क्या है, अमोर्टाइजेशन। मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट असेसमेंट एज पर AS 28। राइट एंड ओब्लिगेशन, राइट एंड ओब्लिगेशन में क्या था कि जितने भी हमारे पीपी हैं, वो हमारे पीपी नहीं, जो भी इंटेंजिबल एसेट्स है वो कंपनी के नाम पर होना चाहिए। और डिस्क्लोजर में कैसे डिस्क्लोज करेंगे हम, कि हर एक टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स अलग अलग हमने डिस्क्लोज कर रखी हो, जैसे गुडविल अलग से, ट्रेडमार्क अलग से, सॉफ्टवेयर अलग से, पब्लिशिंग टाइटल अलग से, माइनिंग राइट, कॉपीराइट्स एटसेट्रा। और सामने देखो एक बार, ग्रोस और कैरिंग वैल्यू हमें रिकंसाइल करनी है, और अगर डिस्क्रिपेंसी 10% से ज्यादा है तो वो हमें अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और ये याद रखना आप एक बार, कि रिवैल्यूएशन के बाद अगर रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ है, अगर रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ है तो अपवर्ड फॉर्मेट में हमें दिखाना पड़ेगा, समझे। और डाउनवर्ड हुआ है तो डाउनवर्ड के बाद ही हमें शो करना पड़ेगा। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट वही बात है कि हर एक अमोर्टाइजेशन, इंपेयरमेंट और ग्रोस कैरिंग अमाउंट को अलग अलग हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस में और क्लोजिंग और बीच में एडिशन और डिलीशन, वही डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग प्लस माइनस और एडजस्टमेंट्स, और इंपेयरमेंट में लॉस और रिवर्सल ये भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बस आगे चले, ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटीज। अब मान लो ट्रेड पेबल्स है, तो कैसे हम उसको वेरीफाई करेंगे, ये सिर्फ ट्रेड पेबल ही नहीं, अदर साथ में भी आई हैं, अदर करंट लायबिलिटीज भी आई हैं उसमें। जैसे एग्जिस्टेंस में हम क्या देखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल का हूबहू है, जहां पर आप परचेज सेल इनवॉइस था यहाँ पर आप क्या लिख देना, परचेज इनवॉइस, जहां पर सेलर था यहाँ पर क्या लिख देना, बायर, मतलब इस तरह से था पूरा वो। कंप्लीटनेस, कट ऑफ वेरीफाई करना है कि प्रॉपर पीरियड में रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई है। सैंपल बेसिस पर हम इनवॉइस को चेक कर सकते हैं, परचेज इनवॉइस की डेट को हम चेक कर सकते हैं, वो गेट एंट्री से मैच हो रही है नहीं हो रही है। कोई अगर एडवांस रिसीव हुआ है कस्टमर से और वो 6 महीने से ज्यादा है, तो हम वेरीफाई करेंगे कि 6 महीने हो गए अब तक आपने एडजस्टमेंट क्यों नहीं करी। और अदर लाइबिलिटी में अगर TDS GST है तो वो हम देख लेंगे, और इनको हम चालान से मैच कर लेंगे जो हमने जमा करवाए हैं। वैल्यूएशन, एजिंग शेड्यूल देख लेंगे हम। ठीक है जी। और अगर कोई राइट बैक हुआ है, सामने देखो, राइट बैक का मतलब क्या, अगर मान नो लॉन्गर पेबल है कि मुझे पे करने की नीड ही नहीं है, तो मैं उसको राइट बैक कर लेता हूँ और मेरी वो इनकम का पार्ट बन जाता है। और अगर फॉरेन करेंसी टीपीज है तो उनका रिस्टेटमेंट हुआ होगा तो वो AS 11 के हिसाब से होना चाहिए। और फिर प्रोसेस हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कितने MSME हैं और कितने हमने मतलब उनका अमाउंट देना और कितना इंटरेस्ट उनको देना है। और फिर राइट पे करने की प्रोसेस कंपनी क्या फॉलो करती है। ठीक है। डिस्क्लोजर्स में अब बात ये है, जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करी हो, जैसे आपको याद है, ट्रेड रिसीवेबल मैंने आपको बताया था, ओनली बोनाफाइड सेल्स लीड टू ट्रेड रिसीवेबल्स, तो इसमें क्या है, ओनली बोनाफाइड परचेज, बस ये तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो ट्रेड पेबल का पार्ट बने वो कौन सी पार्ट बने हो, जो गुड्स परचेज किए हैं या सर्विसेज रिसीव्ड करी हैं। और अगर MSME को लेके हमारा कोई ड्यू है तो हमें स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, क्या क्या, अनपेड प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट कितना है, पेनल इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ड्यू कितना है, लेट पेमेंट कितनी है। ठीक है। और आफ्टर द ईयर एंड कितना दिया है, कोई ऐसा इंटरेस्ट है जिसमें TDS नहीं कटा। और फर्दर क्लासिफाई कैसे करना है हमें, अनपेड डिविडेंड, करंट मैच्योरिटी, इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग, एप्लीकेशन मनी, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट, अदर्स, ये सारी चीज हमें अलग अलग डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और ये याद करना है आपको, दैट इज एजिंग शेड्यूल। मतलब देखो, टीपी का एजिंग शेड्यूल अलग होता है और TR का अलग होता है। तो टीपी में क्या आएगा, MSME अदर, MSME डिस्प्यूटेड और MSME अनडिस्प्यूटेड। देखो सामने देखो एक बार, यहाँ पर MSME अनडिस्प्यूटेड है, यहाँ पर MSME डिस्प्यूटेड आ गया, यहाँ पे अदर्स अनडिस्प्यूटेड और यहाँ पर अदर्स डिस्प्यूटेड। यहाँ पे टाइम के हिसाब से हमें वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बस, तो ये था हमारा ट्रेड पेबल्स। आगे हम आते हैं हमारा लोन्स एंड, आज का आखिरी टॉपिक है ये, लोन्स एंड एडवांसेस को कैसे वेरीफाई करेंगे। लोन्स एडवांस के साथ साथ अदर करंट एसेट्स को हम कैसे वेरीफाई करेंगे। एग्जिस्टेंस सबसे पहले हम देखेंगे, डायरेक्ट कन्फर्म, लोन मैंने किसी से ले रखा है,
तो लेंडर से मैं कंफर्मेशन कर सकता हूं कितना अमाउंट देना है या नहीं देना है। कंप्लीटनेस, लिस्ट ऑब्टेन कर लेंगे लोन की, एग्रीमेंट देख लेंगे, ऑथोराइज बाय एमओए है या नहीं है, वरना अल्ट्रा वायरस हो जाएगा वो। फिर कॉम्पिटेंस ऑफ पर्सन, जो लोन ऑब्टेन कर रहा है उसके पास कॉम्पिटेंस है या कॉम्पिटेंस नहीं है। फिर मिनट्स देख लेंगे हम, और एक्नोलेज देख लेंगे कि उस पार्टी ने एक्नोलेज किया है नहीं किया, कि मेरे को पैसा मिल गया है, मेरे को लोन मिल गया है या नहीं मिला है। फिर मुझे रिजनेबिलिटी स्टेटमेंट बनानी है। पता है रिजनेबिलिटी स्टेटमेंट क्या होती है? कि जैसे लोन एडवांसेस है, या फिर रुको, जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का बैलेंस है ना, उसकी रीजनेबिलिटी स्टेटमेंट मुझे बनानी है। जैसे मान लो मुझे अब आउटपुट टैक्स पे करना है, और आपको पता है आउटपुट टैक्स सेल पे लगता है, तो जीएसटी रिटर्न में सारे डाउनलोड कर लूंगा, उनमें सारे सेल ऐड कर लूंगा, और सेल ऐड करने के बाद जीएसटी के रेट लगा दूंगा। उतना किससे मैच होना चाहिए? जीएसटी पेबल से मैच होना चाहिए। उसको बोलते हैं रीजनेबिलिटी स्टेटमेंट। कोई अलग आता है तो मुझे रीजन देखना पड़ेगा। फिर रिटर्न जो फाइल करिए वो हम वेरीफाई करेंगे, और बुक्स ऑफ अकाउंट से टैली होनी चाहिए। उसके बाद जो वैल्यूएशन है वो कैसे? वैल्यूएशन में लोन एडवांस में बेड डेट क्या आएगा, अलाउंसेस, एजिंग रिपोर्ट, लिस्ट, और बेड एंड राइट ऑफ, और राइट ऑफ अप्रूव होने चाहिए, और AS11। डिस्क्लोजर के हिसाब से देखो, सिक्योर्ड, और रुको, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और डाउटफुल आएंगे इसमें। ओके, सामने देखो एक बार, आरपी को अलग से, कैपिटल एडवांस अलग से, और अदर्स अलग से। और जो एडवांस डायरेक्टर से वापिस आना है, या ऐसे किसी कंपनी या ऐसे किसी फर्म से वापस आना है जिससे मेरा डायरेक्टर पार्टनर है या डायरेक्टर है, तो वो भी अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मार्केट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी आ सकता है पॉइंट ये। जनरली क्या होता है कि हम विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर रीपेमेंट ऑन डिमांड पर कभी भी लोन इशू नहीं करते हैं। करते हैं तो सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोगों को करते हैं। अगर कंपनी ने रीपेमेंट ऑन डिमांड पर विदाउट स्पेसिफाइंग द टीएनसी कोई लोन दिया है, तो कैसे डिस्क्लोज करेंगे उस पे? यहाँ पर वो किसको दिया है, कितना अमाउंट ऑफ लोन है, और कितना परसेंटेज है विद रिस्पेक्ट टू टोटल एडवांसेस। ओके, तो ये हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। प्रोमोटर, डायरेक्टर, केएमपी एंड रिलेटेड पार्टी। ठीक है जी, आज हम इतना ही करेंगे। कल होपफुली आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। मिलते हैं कल नई वीडियोस के साथ, नए आइटम के साथ। बाय बाय, सी यू सून।